नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम घातांक और घात भाग दो के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि घातांकों का प्रयोग कर हम संख्या को किस प्रकार दर्शाते हैं। इसके बाद हम यह जानेंगे कि घातांकों के नियम कितने होते हैं और कैसे होते हैं। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऋणात्मक घातांकों की घात में अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे यह सवाल पूछा था कि 5 के घात -3 का मान क्या होगा और यह किसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो आइए आज मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि a के घात -m का सूत्र 1/a के घात m होता है। तो इस तौर पे हम कह सकते हैं कि 5 के घात -3 का जो सूत्र के हिसाब से होगा उत्तर, वह होगा 1/5 के घात 3। ठीक इसी प्रकार हमने यह भी जाना था कि a के घात m का गुणात्मक प्रतिलोम a के घात -m होता है। तो हम कह सकते हैं कि a के घात -m a के घात m का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हम कह सकते हैं 5 के घात 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 के घात -3 होगा। तो यह आपका उत्तर है। अगर आपने भी यही उत्तर ज्ञात किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो आइए अब हम यह जानें कि दशमलव संख्या पद्धति में हम संख्याओं को घातांकों का प्रयोग कर किस प्रकार लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 रुपए में कुल 100 पैसे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 पैसे में कितने रुपए होंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा। अगर आपका उत्तर 0.16 रुपए है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक इसी प्रकार 1 पैसे का मतलब होता है 0.01 रुपए और 10 पैसों का मतलब होता है 0.10 रुपए। अब इनका उपयोग हम अंकों के स्थानों को दर्शाने के लिए करेंगे। सबसे पहले हम दशमलव संख्या के स्थानों को दर्शा लेंगे। इसके बाद हम उदाहरण के लिए एक संख्या लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए 7625.4 लिया है। अब इनके स्थानों को दर्शाने के लिए मैंने रुपयों का प्रयोग किया है। इकाई स्थान को दर्शाने के लिए 1 रुपए, दहाई स्थान को दर्शाने के लिए 10 रुपए, सैकड़ा स्थान को दर्शाने के लिए 100 रुपए एवं हजार स्थान को दर्शाने के लिए 1000 रुपए। अब दशमलव के बाद वाले स्थानों को दर्शाने के लिए 0.1 वाले स्थान को दर्शाने के लिए 10 पैसे व 0.01 वाले स्थान को दर्शाने के लिए 1 पैसे। अब हम देख सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं हजार वाले स्थान पर 7 था, तो हमने यहाँ पर 7000 वाले नोट ले लिए। उसके बाद हमारे 100 वाले यानी सैकड़ा वाले स्थान पर 6 नोट थे, तो हमने 6 100 वाले नोट लिए। इसके बाद दहाई स्थान पर 2 था, तो हमने 2 10 वाले नोट लिए। इकाई स्थान पर 5 था, तो हमने 5 1 वाले नोट लिए। उसके बाद 0.1 वाले स्थान पर 4 था, तो हमने 4 10 पैसे वाले सिक्के लिए। अब जैसा कि आप जानते हैं हजार को हम 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं, जिसका मतलब 10 का घात 3 होगा। उसके बाद हमें इसे 7 से गुना करना था, तो 10 के घात 3 को हम 7 से गुना कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार 100 को हम 10 गुना 10 लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है 10 के घात 2 और इसको गुना हमें 6 से करना होगा, तो हो जाएगा 6 गुना 10 के घात 2। ठीक इसी प्रकार 10 को हम 10 के घात 1 लिखेंगे और उसके बाद इसका गुना करेंगे 2 से, तो हमारे पास हो जाएगा 2 गुना 10 के घात 1। इसके बाद 1 को हमें गुना करना है 5 से, तो क्या हम इसे 10 के घात किसी संख्या के तौर पे लिख सकते हैं? तो जी हाँ, इसे हम 10 के घात 0 के तौर पे लिखेंगे और इसका उत्तर 1 होगा, इसीलिए हमने 1 के जगह 10 के घात 0 लिखा। अब इसका गुना हमें 5 के साथ करना है, तो हमने इसका गुना 5 से कर दिया। अब 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं और 1/10 10 के घात -1 का उत्तर होता है। तो इसका गुना हमें 4 से करना था, तो हम 10 के घात -1 का गुना 4 से कर दिया। अब इन सभी संख्याओं के बीच हम जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद जो हमें यह रूप ज्ञात होगा, इसी रूप को हम घातांक रूप कहते हैं। तो अब आपके लिए एक सवाल है, 4316.58 का प्रसारित रूप लिखना है, वह भी घातांक के रूप में। आप जानते हैं किस प्रकार लिखना है, तो आप इसका उत्तर ज्ञात कीजिए और मैं आपको इसका उत्तर आगे इस वीडियो में बताता हूँ। के घात m का गुना अगर हम a के घात n से करें, तो हम देख सकते हैं कि इसमें आधार भाग बराबर हैं और इनके घातांक वाले भाग बराबर नहीं हैं। तो ऐसे में हमने सूत्र ज्ञान किया था कि a के घात m जोड़ n कर लेंगे और यही इसके बराबर उत्तर होगा। और इसमें m व n एक प्राकृत संख्याएं होती थी। लेकिन तब क्या हो अगर हम कहें कि m एवं n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो,
तब क्या यह सूत्र काम करेगा? तो आइए आज इसकी पुष्टि की जाए। इसके लिए उदाहरण में मैंने यहाँ पे 5 के घात -2 का गुना 5 के घात -3 से किया है। दोनों ही घातांक एक ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 5 के घात -2 को हम इस सूत्र के आधार पर 1/5 के घात 2 लिख सकते हैं। अब गुना का चिन्ह है तो हम गुना करेंगे और 5 के घात -3 को भी फिर से इसी सूत्र का प्रयोग कर हम 1/5 के घात 3 लिख सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं 1/5 के घात 2 का मतलब होता है 1/5 गुने 5 और इसी प्रकार हमें गुना करना है 1/5 के घात 3 से, जिसका मतलब होगा 1/5 गुने 5 गुने 5। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भिन्नों में अंश भाग को अंश से गुना करते हैं और हर भाग को अर्ध से, तो हम 1 को 1 से गुना करेंगे और 5 गुने 5 को 5 गुने 5 गुने 5 से। तो जो उत्तर हमें ज्ञात होगा वह कुछ 1/5 के घात 5 होगा। अब जैसा कि हम एक और सूत्र जानते हैं कि 1/5 के घात 5 हमारा लिखा जा सकता है 5 के घात -5, तो हम इसे 5 के घात -5 लिखेंगे। तो उत्तर में जो हमें घातांक ज्ञात हुआ है -5, वह ठीक वही है जो हमें -2 व -3 जोड़ने पर ज्ञात होता। तो हम कह सकते हैं कि a के घात m का गुना a के घात n, जिसका बराबर होगा a के घात m जोड़ n, वह सारे के सारे के लिए कार्यगर है जिसमें m व n पूर्णांक हो। तो हम जानते हैं कि गुना का प्रतिलोम विभाजन होता है, तो हम इसके सूत्र में भी इसी तरीके से जोड़ के प्रतिलोम घटाव का प्रयोग करेंगे। जैसा कि a के घात m गुना a के घात n के लिए हमने एक सूत्र जाना था कि a के घात m जोड़ n के बराबर होगा, ठीक इसी तरह गुना के प्रतिलोम विभाजन के लिए हम जो सूत्र ज्ञात करेंगे वह a के घात m माइनस n के बराबर होगा। तो चलिए इसे हम उदाहरण से समझे। जैसा कि उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे 3 के घात -4 का गुना 3 के घात -2 से किया है, तो सूत्र के हिसाब से हमने 3 के घात -4 जोड़ -2 कर दिया, तो उत्तर जो हमें ज्ञात हुआ वह 3 के घात -6 हुआ। इसी हिसाब से 3 के घात -4 का विभाजन 3 के घात -2 से करेंगे, तो इसके लिए हम फिर से उसी तरीके से सूत्र का प्रयोग कर 3 के घात -4 -2 करेंगे, तो जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वह 3 के घात -2 होगा। तो हमने यह तो जान लिया कि जब आधार बराबर हो तो हम घातांकों को जोड़ते हैं, लेकिन जब घातांक बराबर होंगे तब हमें क्या करना है? तो हम आधारों को जोड़ेंगे? जी नहीं, यहाँ पर जब हमारे पास घातांक बराबर होंगे तो हम आधारों को गुना करेंगे और हम इसका घातांक भी वही लिखेंगे जो इनके बराबर घातांक थे। उदाहरण से अगर हम इसे समझना चाहें तो हमारे पास कुछ उदाहरण इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हमने उदाहरण के लिए लिया 2 के घात -5 का गुना करना है 3 के घात -5 से, तो हम 2 व 3 को गुना कर लेंगे जो कि इनके आधार हैं, और इसके बाद जैसा कि इनका घातांक बराबर है और इनके बीच में हमें गुना करना है, तो हम गुना करने के बाद इसके घातांक बराबर वैसे का तैसा ही लिख देंगे, तो वैसे का तैसा ही लिख दिया। तो 2 को 3 से गुना करने पर 6 ज्ञात होगा और इसके घात होगा -5। था ना यह बड़ा ही आसान। इसी प्रकार से अगर हमारे पास गुना की जगह विभाजन हो तो हम क्या करेंगे, हम जैसा कि हमने पिछली बार किया था हम ठीक वैसे ही आधारों को आपस में लिख लेंगे और इन्हीं के बीच हमें विभाजन करना है, तो हम इनके बीच विभाजन करेंगे और इनका जो घात होगा वह वैसे का तैसा ही रह जाएगा। अगर आप चाहें तो हम फिर से उदाहरण के तौर पे इसे समझ सकते हैं। तो उदाहरण में हमने यहाँ पे 8 के घात -3 लिया और इसका विभाजन करना है 4 के घात -3 से। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आधार हमारे बराबर नहीं है और इनके बीच विभाजन करना है, तो इनके बीच विभाजन कर लेंगे। तो 8 के बीच विभाजन करना है 4 से और इसके बाद इनके जो घात थे वह बराबर थे, तो इनके घात को जैसे का तैसा ही लिख लेंगे। तो 8 का विभाजन 4 से करने पर हमें 2 ज्ञात होगा और इसका घात होगा -3, जो कि जैसे का तैसा ही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 4316.58 का प्रसारित रूप घातांक के रूप में किस प्रकार लिखेंगे। तो अगर आपका उत्तर 4 गुने 10 के घात 3 जोड़ 3 गुने 10 के घात 2 जोड़ 1 गुने 10 के घात 1 जोड़ 6 गुने 10 के घात 0 जोड़ 5 गुने 10 के घात -1 एवं जोड़ 8 गुने 10 के घात -2 है, तो आप बिल्कुल सही हैं। अब आज के इस वीडियो में अंतिम में आपके लिए एक सवाल है कि 3 के घात -2 गुना 3 के घात -6 का मान क्या होगा। आज के इस वीडियो में
हमने सबसे पहले यह जाना कि दशमलव संख्या पद्धति किस प्रकार से लिखे जाते हैं और घातांकों के नियम किस क्या क्या होते हैं। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि घातांक के कुछ और नियम कौन कौन से हैं और अंतिम में हम छोटी संख्याओं का मानक रूप भी निकालना सीखेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।